अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा अलमास है। मैं प्रोफ़ेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में आखान यूनिवर्सिटी में। और आज हम अपने दूसरे प्रोग्राम हाइपरटेंशन डायलॉग के साथ आए हैं। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर और डाइट से मुताल्लिक़ है। और इस प्रोग्राम में हमने आपकी आगाही के लिए दोबारा से अपने 2 पेशेंट्स को मदऊ किया है और हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स हैं। तो हमारे आज के प्रोग्राम में गुलजार साहब हैं जो हमें हेल्प करेंगे कि क्या क्वेश्चंस होते हैं आम पब्लिक के। सलीमा साहिबा हैं जो हमें मज़ीद गाइड करेंगी कि क्या सवालात होते हैं हमारे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के। और एक्सपर्ट्स में हमारे साथ हमारी सीनियर डाइटिशियन हैं फ़रा साहिबा जो बहुत अरसे से आखान यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और यहाँ पे क्लिनिक्स भी करती हैं। उसके बाद हमारे पास एक ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर तूबा who is an assistant professor in Iqra University and she is a food scientist, यानी कि पैकेज्ड फूड की के बारे में जो मालूमात होती है उसकी ये एक्सपर्ट हैं। सो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं कुछ सवालों से। तो मेरा पहला सवाल गुलजार साहब आपसे है, कैसे हैं आप? ठीक है। तो गुलजार साहब, ये जो आपको हाई ब्लड प्रेशर है काफ़ी टाइम से, इसके लिए आप ग़िज़ा में कोई एहतियात करते हैं? डॉक्टर साहब, तकरीबन 12 साल पहले मुझे ब्लड प्रेशर आइडेंटिफाई हुआ था। तो डॉक्टर ने बताया कि आपको गोलियों के साथ जो है कुछ लाइफ मॉडिफिकेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने बोला किन चीज़ों का? तो बोला एक तो आपको एक्सरसाइज लाजमी करनी होगी, लेकिन खाने पीने में एहतियात करना पड़ेगा। खाने पीने में ये बताया कि जो खाना में नमक छिड़क के खाते हो वो नहीं खाना पड़ेगा। दूसरी, तली हुई चीज़ों में एहतियात करना पड़ेगा और बड़े का गोश्त, इन चीज़ों का जो है चिकनाई वाली चीज़ें ख्याल करना। तो मेरी कोशिश होती है कि दवाइयों के साथ इन चीज़ों को भी जो है अपने साथ लेता हुआ चलूँ। कोशिश करता हूँ कि नमक छिड़क के नहीं खाऊं या तली हुई चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें, इनसे परहेज़ करूँ। और एक्सरसाइज कोशिश करता हूँ कि 15-20 मिनट में लाजमी करूँ। ठीक है। बहुत शुक्रिया गुलजार साहब इस जवाब का। तो इस सवाल के जवाब के लिए हम चलते हैं फ़रा के पास। तो फ़रा, गुलजार साहब ने जो बातें बताई उन्होंने काफ़ी चीज़ें तो सही बताई। इसमें आप और कुछ आम पब्लिक के लिए अगर ऐड करना चाहें कि किस सीक्वेंस वाइज अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें कि नए जो पेशेंट्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के, वो अपने खाने में क्या एहतियात करें, या और इवन पुराने? तो उसमें 2-3 चीज़ों की जो बेसिक हमारे खाने हैं उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल करना है। पहले कि आपने जो चक्की वाले आटे का इस्तेमाल, भूसी वाली ज़्यादा चीज़ों का बना हुआ इस्तेमाल करना है। जो रिफ़ाइन जैसे हम फ्लावर यूज़ करते हैं, जिसको ख़ास तौर पे मैदे की बनी हुई चीज़ों को हम कहते हैं, उसको कम से कम करना है, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फ़ैट बनने वाली जैसे बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए तो उसमें वो बहुत ज़्यादा उसकी मकदार होती है, तो उसको कम से कम रखना है। जैसे आपने कहा कम चिकनाई, तो कम चिकनाई से मुराद जो तली हुई चीज़ें हैं ख़ास तौर पे उनको कम से कम रखना है। जैसे कि जो बीफ या मटन, जो रेड मीट जिसको हम कहते हैं, उसको कम्प्लीटली बंद नहीं करना है, लेकिन हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो प्रोसेस फूड है, जो कि तैयार शुदा मार्केट में फ़ूड मिलता है, उसको कम से कम रखना है, क्योंकि उसमें सोडियम की मकदार ज़्यादा होती है। नमक से मुराद उसमें आम खाने का नमक भी है जिसको आपने छिड़कना नहीं है, उसमें चाट मसाले और काला नमक जो अक्सर हम जायके के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस सब को भी बंद करना है। लेकिन घर में जो नॉर्मल खाना बनते हुए नमक डल रहा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका जो टेस्ट है वो ख़राब नहीं होगा। अक्सर अमूमन लगता है लोगों को कि अब खाने से टेस्ट चला गया है, तो वो फिर 2-3 हफ्ते तो परहेज़ होता है, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यूशन में नहीं होता है। फ़रा, थोड़ा प्रोसेस्ड का जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ आम आवाम को शायद प्रोसेस्ड, सो इसमें किस तरह की ग़िज़ा होती है और इसका थोड़े से अगर इसमें ज़्यादातर जैसे मार्केट में आपको तैयार शुदा एक फ़्रोज़न आइटम मिलता है, जैसे कि शामी कबाब हो गए, चिकन नगेट्स, इस तरह की कोई चीज़ें जो मिल रही होती हैं वो शामिल होते हैं। दूसरे में जो सिर्फ आपको बग़ैर फ्राई किए, बिफ़ोर फ्राइंग जो हम जैसे करते हैं ना बनाने से पहले, वो कुछ केमिकल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं कि उस प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाए, कि वो हम जैसे 1 महीने 2 महीने के भी इस्तेमाल में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो प्रिजर्वेटिव्स उनको जो सिक्योर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो फिर हमारी सेहत के लिए ख़राब हो जाते हैं। और इससे थोड़ा सा लिंक करते हुए मैं डायरेक्ट डॉक्टर तूबा की तरफ जाऊंगी। तो ये कि जो प्रेजर्वेटिव्स होते हैं ये क्या होते हैं और क्या इससे ब्लड प्रेशर पे कोई असर पड़ता है? देखिए, प्रिजर्वेटिव्स पैकेज फूड में यूज़ किए जाते हैं ताकि हम उनकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा सकें, यानी कि एक चीज़ जो हम मे बी 2 दिन में ख़राब हो उसको हम 2 महीने 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकें।
बहुत तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अमूमी तौर पे जो प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड होते हैं फूड प्रोडक्ट्स में वो रेगुलेटेड होते हैं, तो ऐसा अगर आप एक नॉर्मल मिकदार में वो खाना ले रहे हैं तो उसके नुकसानात नहीं होते। हाँ, अगर मैं हाइपरटेंशन से लिंक करूँ तो कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिनमें सोडियम की प्रेजेंस होती है। हाँ, अगर आपके पैकेज फूड में सोडियम का कंटेंट ज़्यादा इसीलिए होता है कि एक तो नमक में ऑब्वियसली सोडियम होता है, दूसरा देयर आर मल्टीपल इंग्रेडिएंट या एडिटिव जिसमें सोडियम होता है, तो उसकी वजह से जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनको उसको खाने में एहतियात करनी चाहिए। सो अगर आपके खाने में पर सर्विंग 140 मिलीग्राम से ज़्यादा का सोडियम है तो डेफिनेटली फिर उनको वो कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज वो हाई सोडियम फूड में आ जाते हैं जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर जनरल पॉपुलेशन इट्स कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है प्रिजर्वेटिव्स के। ठीक है, ठीक है। सो अब अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो सलीमा, ये बताएं कि अक्सर आप घर में जो गोश्त इस्तेमाल करती हैं उसमें आप कोई ख़ास एहतियात करती हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, या ऐसा नहीं होता? ऐसा तो कुछ नहीं, हम चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, गोश्त हमारे घर में कम खाया जाता है क्योंकि पसंद नहीं है। ठीक है। और वैसे आपके ख़्याल में गाय का गोश्त हो गया या बकरे का गोश्त, और जैसे कुछ हमारे प्रोविंस के एरियाज़ हैं जहाँ दुम्बे का गोश्त बहुत खाया जाता है, इनके खाने से कोई फ़र्क पड़ता है ब्लड प्रेशर पे? आपकी नॉलेज में है ऐसी कोई चीज़? जितना मेरे नॉलेज में तो जो गाय का गोश्त है उससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, और दुम्बे के गोश्त का आइडिया नहीं। सही, सही। सो फ़रा, गोश्त के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बहुत ज़्यादा सवाल होता है पब्लिक का, और ख़ास तौर पे जो हमारे ये KPK और बलूचिस्तान के लोग बहुत दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह फ़र्क होता है गाय के गोश्त से? सो ओवरऑल गोश्त के बारे में हमें अच्छा, ओवरऑल जो गोश्त की बेसिकली जो हम कहते हैं ना रिक्वायरमेंट, तो हम कहते हैं कि सिर्फ आप चर्बी कम करके वो गोश्त का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो उसमें चाहे वो गाय का गोश्त हो, चाहे वो बकरे का गोश्त हो, चाहे वो दुम्बे का हो, लेकिन दुम्बे का गोश्त सबके इसलिए जायके में नहीं आता बिकॉज उसमें नमक का मिकदार थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा होती है, और क्योंकि चिकन ऑफ जो फ़िश है उसमें जो लोगों के हिसाब से कि ये कि जी उसमें चिकनाई का रेशो कम है, और हाइपरटेंसिव से इन सारे गोश्तों का लिंक कोई ऐसा डायरेक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक चर्बी का रेशो है जिसको अगर हम कम कर लें तो हम गाय का गोश्त, मटन भी हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा तक उसी तरह शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में जिस तरीके से हम चिकन या फ़िश शामिल कर रहे हैं। बाकी क्वालिटी ऑफ आयरन या प्रोटीन वो इक्वली सबका डिवाइडेड है। सही। सो ये बहुत अहम आई थिंक जवाब है आम पब्लिक के लिए कि वो कम मिक़दार में गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेनली उसमें कंसर्न फ़ैट की वजह से होता है, क्योंकि अगर फ़ैट की मिक़दार ज़्यादा हो रही है तो वो आपके ब्लड प्रेशर को ख़राब करेगी। तो इस वजह से इन चीज़ों से इनको ज़्यादा मिक़दार में, या जैसे कुछ घरों में होता है, कुछ फैमिलीज़ में होता है कि रोज़ाना गाय का गोश्त बनता है, तो वो मेरा ख्याल है वो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा तक, और वो भी बराबर ये कि जैसे हाथ के बराबर आपने कबाब का ये शामिल कर लिया, या आपने 2 से 3 छोटी बूटियाँ रख ली, तो इतना अमाउंट है। तो वो पोर्शन बेसिकली बहुत ज़रूरी है कि आप कितनी क्वांटिटी एक वक्त में ले रहे हैं। सही, सही। अच्छा गुलजार साहब, नमक पे बात करते हुए जो आपने बताया आप एहतियात करते हैं, तो लेकिन आपके जहन में कुछ अंदाज़ा है कि कितना नमक खाया जा सकता है आम तौर पे, या अंदाजे से ही आप एहतियात करते हैं? डॉक्टर साहब ने जो हमें आइडिया किया कि नमक जो है नी 1/4 स्पून जो है नी पूरे दिन में जो है टीस्पून पूरे 3 टाइम के खाने में जो है इतना इस्तेमाल कर सकते हो। और बड़े का गोश्त अगर आप खाते हो तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ये चर्बी वगैरह निकाल के उसको बॉयल करके फिर जो है ना उसको अपने लिमिट के हिसाब से खाओ। जरूरी नहीं कि आप पूरा हफ्ता या पूरा महीना नहीं खाओ, लेकिन एक लिमिट के अंदर उसको चर्बी वगैरह करके बॉयल करके वो खाओ। तो चर्बी के बारे में जो कुछ हमारे मेरा ख्याल है कुछ घरों में जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो चर्बी ज़रूर डालते हैं खाने में, तो इसकी ख़ास तौर पे एहतियात करनी है कि अब जैसे बकरीद का मौका होता है और बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि नहीं चर्बी भी डाल दें, इस वाली चर्बी से कुछ नहीं होता। बगार एंड एवरीथिंग, हमारे वहाँ तो हर खानों में जो है ना वो बगार के एसेंस डलते हैं ताकि वो नज़र आए उनको। हाँ ठीक है। अच्छा सलीमा, ये बताइए कि अंडों का आप कितना इस्तेमाल करती हैं, या अंडे खाने से परहेज़ करती हैं?
इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ब्लड प्रेशर पे कोई असर पड़ता है या नहीं? जो डॉक्टर ने मुझे बताया था वो ये था कि आप एक अंडे का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन सफ़ेदी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा, जो कि मैं करती हाँ, नहीं। ये ज़रा सफ़ेदी और जर्दी का बताएं भाई, उसमें क्या करना होता है और कितने अंडे ले सकता है एक हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ रोज़ाना? सो अंडे बेचारे वैसे ही मेरे ख्याल से हाइपरटेंशन से लिंक हो जाता है कि बहुत सारे लोगों का ये मिथ है कि जैसे ही हम एग की कंजम्पशन करते हैं, अंडा खाते हैं, तो हमारा बीपी बढ़ जाता है। सो वो पूरी तरीके से ही उसको अपनी डाइट से हटा देते हैं। तो वैसे जो गाइडलाइंस हैं वो यही हैं कि पूरे दिन में, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, चाहे उनको डायबिटीज़ हो, एक अंडा जर्दी के साथ आप जैसा चाहते हैं आप उसको ले सकते हैं। क्योंकि अंडे में सोडियम की मकदार अपने लेवल पे ज़्यादा है, तो जो हम ऊपर से उस पर स्प्रिंकल करते हैं, नमक जो छिड़कते हैं, तो अगर कुछ लोग बीपी में फ्लक्चुएशन फेस करते हैं तो वो माइट बी ड्यू टू दैट रीज़न, उस वजह से वो हो सकता है। अदरवाइज़ अंडे में अपना प्रोटीन, विटामिन डी, कोलिन, जो कि आपके हार्ट के फंक्शन के लिए भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है, B12, तो वो अमूमन उसमें शामिल हैं। सो जर्दी एक और सफ़ेदी आप 1 से 2 जितनी शामिल करना चाहें, क्योंकि जर्दी का कोलेस्ट्रॉल लेवल है बट वो उस लेवल का नहीं है कि वो एकदम से आपकी कोलेस्ट्रॉल या बीपी में रिफ्लेक्शन दे। राइट। सो ये भी नाजरीन के लिए एक बहुत अहम मैसेज है कि अंडा इस्तेमाल किया जा सकता है रोज़ाना की बुनियाद पे, बस उस पर जो हम ऊपर से नमक चढ़कते हैं वो उसमें थोड़ी सी एहतियात बरती जाए। बहुत शुक्रिया इस क्लैरिफिकेशन का। फ़रा, नमक के बारे में बताएं कि एक आम घर जिसमें 4 से 5 अफराद हों, वो अपने जो खाना पकाने वाली ख़वातीन हैं उनको क्या बताया जाए कि वो कितना नमक इस्तेमाल करें? अच्छा, वैसे तो हमारे पास मार्केट में अभी बहुत तरीके के सॉल्ट आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास आयोडाइज है, हमारे पास पिंक सॉल्ट है, हमारे पास रिफ़ाइन है, और एक हमारे पास राइट सॉल्ट्स हैं जो कि हम हार्ट हेल्दी जिनको हम कहते हैं। सो आइडियली तौर पे तो पिंक या आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करना है। नमक की जैसे मकदार आपने कहा कि एक चाय का चम्मच 5 ग्राम का होता है, और जो रिक्वायरमेंट नमक की इंडिविजुअल जो एक इनफरादी शख्स को लेनी चाहिए वो लेस देन 2 ग्राम्स है, तो वो बनता है तकरीबन 1/4 पार्ट आपका चाय के चम्मच का। सो हमारे जो नॉर्मल खाने हैं जो हम 5-6 लोगों के लिए बनाते हैं, हांडी में 1 चम्मच से ज़्यादा हम डालते नहीं हैं। तो कोशिश करके कि जो एड ऑन उसमें है कि कोई और जैसे पैकेट के मसाले हो गए तो उनका कम करके अगर आप वो नमक डाल रहे हैं तो यूज़ हो सकता है। और ख़ास तौर पे अगर ये भी कर सकते हैं कि पूरे दिन की प्याली में आपने 1 से 2 चम्मच डाल के चाय का, और खाना जो भी प्रिपेयर हो रहा है जहाँ जहाँ इस्तेमाल होना है वो उससे कर लें, तो वो थोड़ा अंदाज़ा करना ईजी हो जाता है। सो फ़रा, जो जहाँ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जिस घर में हैं, तो क्योंकि आई थिंक एक चाय की चमची तकरीबन 2.5 ग्राम्स उसमें नमक आ सकता है, तो क्या पूरे दिन में वो 1 से 1.5 चम्मच के बराबर नमक डालें उस प्याली में, या 1 अगर हम 5-6 लोगों को 5-6 लोगों को डिवाइड करते हैं और एक हांडी हम बना रहे हैं, तो वो दिन में अगर 2-3 दफ़ा भी खाया तो वो इक्वली अमाउंट में सबके पास उतना ही आएगा जब हम अगर उसको डिवाइड करें। सो वो मेरे ख्याल से उस वाले नमक से आई हैवंट सीन के किसी का कुछ बीपी का मसला आया हो। ठीक है। और पिंक सॉल्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, पिंक सॉल्ट का ये है कि जैसे हम आयोडाइज़ में क्योंकि रिफ़ाइन करके उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, पिंक सॉल्ट में ये कि कुछ मिनरल जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, पोटाशियम, सोडियम, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, वो बहुत माइनर लेवल पे शामिल है। सिर्फ पिंक सॉल्ट की एक खासियत ये कि वो रिफ़ाइन नहीं हुआ छना हुआ नहीं है, आयोडाइज़ उसमें से हम हटा के फिर रिफ़ाइन करके आयोडीन वापस मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि पिंक सॉल्ट आप ज़्यादा लेंगे तो वो आपके बीपीज़ नहीं बढ़ाएगा, वो अल्टीमेटली पिंक सॉल्ट हो या कोई भी नमक हो, आपने उसकी मकदार इस 2 ग्राम से कम ही रखनी है। और पिंक सॉल्ट का सिर्फ बेनिफिट ये कि जो छोटे छोटे मिनरल्स जो दूसरे नमक में माइनस हो जाते हैं वो इसमें ऐड ऑन है, बट वो बहुत माइनर क्वांटिटी में है। सो तुबा, आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। वो प्रेजर्वेटिव्स पे हम बात हो रही थी, तो ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ ये जो नगेट्स होते हैं, अक्सर ख़वातीन ख़ास तौर पे आई थिंक वर्किंग वुमेन, तो वो नगेट्स के पैकेट लाती हैं अपने बच्चों के लिए, और तो क्या रोज़ाना की बुनियाद पे अगर नगेट्स वो इस्तेमाल कर रही हैं तो उनका क्या ओवरऑल सोडियम कंटेंट उनके लिए ज़्यादा हो जाएगा अगर हाई ब्लड प्रेशर है? बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यूजुअली नगेट्स में आपका कोई भी आप इस तरह का फ्रोज़न प्रोडक्ट ले लें जिसमें मीट है, तो उसमें यूजुअली प्रिजर्वेटिव्स कुछ, एक तो नमक तो डलता ही है जिसको हम NaCl कहते हैं, इसके अलावा देयर आर सर्टेन एडिटिव्स जो कि सोडियम बेस्ड होते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी सोडियम आएगा वहाँ सोडियम की मकदार बढ़ेगी, तो वो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। यूजुअली अगर मैं बात करूँ जो पैकेज मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं तो इनका सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है। आई थिंक इट्स अराउंड 1000 मिलीग्राम और समथिंग पर सर्विंग। तो ये अगर हम बात करें
के ज़्यादातर केसेस में, नॉट एवरी केसेस, क्योंकि हर एक की कंपोजिशन डिफरेंट होती है हर प्रोडक्ट के हवाले से। सो डेफिनेटली फिर उसको हिसाब से देखना चाहिए। तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं, अपने डाइटिशियन से मशवरा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी प्रोडक्ट्स को ज़रा देखभाल के इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा मेरा ख़्याल है कंटेम्प्ट हो गया। तो आई थिंक वो लोग जो देख रहे हैं प्रोग्राम और जो रोज़ाना की बुनियाद पे फ्रोज़न फूड इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पे बच्चों की ज़िद के आगे निढाल हो जाते हैं, तो उनको डेफिनेटली एहतियात करनी चाहिए। वंस अ वीक प्रॉबली इज़ ओके, बट डेली की बुनियाद पे नगेट्स का इस्तेमाल या फ्रोज़न शामी कबाब का इस्तेमाल ये सेहत के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है। वो देख सकते हैं पीछे बेसिकली सोडियम कंटेंट लिखा हुआ होता है। तो सब लोगों को मैं ये थोड़ा सा मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी एक प्रैक्टिस बना लें कि आप पीछे के इंग्रेडिएंट्स और जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स होते हैं उनको ज़रूर पढ़ें। तो उसमें सोडियम कंटेंट देख लें आप, उससे आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा खुद भी कि कितना आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो अमूमन तो तूबा, लेकिन इस तरह के जो खाने होते हैं पैकेज फूड, जो बड़े मार्ट्स होते हैं वहाँ तो शायद कंटेंट लिखा हुआ होता है, लेकिन हमारे जो आम खुले हुए होते हैं ज़ाहिर है उनमें तो नहीं लिखा हुआ, खुले हुए में नहीं होता। तो ये चीज़ यही, अगर आप पैकेज फूड ख़रीद रहे हैं तो उसके ऊपर लाजमी है कि न्यूट्रिशन फैक्ट्स होंगे, और न्यूट्रिशन फैक्ट में सोडियम मैंडेटरी होता है लेबलिंग करना। तो इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं, लोकल रेगुलेशंस भी हैं। तो ये इसी वजह से ख़ास तौर पे मेंशन किया जाता है कि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम है किसी एक सर्टेन इंग्रेडिएंट से, तो वो वॉचफुल रहें। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं तेल की तरफ। तो गुलजार साहब, तेल के बारे में आपकी क्या नॉलेज है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए क्या कोई ख़ास आप घर में तेल यूज़ होता है या कम यूज़ होता है? एक तो तेल मार्केट में जो खुला मिलता है, दूसरा जो पैक होता है जैसे सोया स्प्रिंग, डालडा वगैरह। तो हमारी कोशिश होती है कि वो जो पैक वाला जो ऑयल है उसको इस्तेमाल करें और एक लिमिट के रहे। ज़्यादा मकसद उसको क्या कहा जाए कि वो इस्तेमाल नहीं करें, एक महदूद मकदार में उसको इस्तेमाल करें। लेकिन खुला तेल से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। खुले हुए तेल से जो मार्केट में आम जो मिलता है वो थोड़ा इस्तेमाल करने में थोड़ा एहतियात करना चाहिए। अच्छा, मेरे जो ख़ास तौर पे मर्द हजरात पेशेंट्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के, तो वो उनका कहना होता है जायका नहीं आता कम तेल के बगैर। नहीं, लेकिन ज़िंदगी है तो जायका है नहीं। एहतियात करेंगे तो ज़िंदगी है। तो फ़रा तेल के बारे में हमें थोड़ा गाइड करें कि क्या कोई ख़ास तेल ज़्यादा अच्छा होता है हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, और खुला तेल वर्सेस पैकेज तेल? पैकेज पे तो हम तूबा से पूछते हैं, आप हमें तेल का टाइप बताएं कि कौन सा बेहतर है। अच्छा, उसमें तो जितने भी प्लांट बेस्ड जैसे सोया हो गया, कनोला हो गया, ये वाले, या सनफ्लावर है, मस्टर्ड सीड ऑयल है, तो वो ऑयल सबसे बेस्ट हैं कि वो नॉर्मल हर एक के लिए बेहतरीन ऑयल है। क्योंकि ऑब्वियसली जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी वो फैमिली हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है कि वो उनको भी एहतियात की ज़रूरत है। तो अच्छा है कि पूरी फैमिली के लिए ही ऑयल चेंज हो। और पाकिस्तानी खानों में ख़ास तौर पे हमारी रेसिपी स्टार्ट ही लाल प्याज करके, तेल को गर्म करके, ज़्यादा तेल। सो मेरी एडवाइस ये कि जब आप लाल प्याज करके सालन को बना रहे हैं तो तेल अलग कर लें, कम कर लें उसके बाद फ्राई करने के बाद, और कोशिश करें कि बगार वगैरह ये सारे एक्स्ट्रा ऑयल में आते हैं, तो खानों की जो रौनक है वो इस एक्स्ट्रा ऑयल से ना दें। ओके, ठीक है। और ये खुला तेल वर्सेस पैकेज तेल? अच्छा, प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि खुले तेल के ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी खुला तेल हमारे पास मार्केट में इस तरह का भी अवेलेबल होता है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो 2-3 फ्राइंग करके अपना ऑयल डिस्कार्ड कर देते हैं। तो वो जो भी वेंडर ऑयल कलेक्ट करता है वो हमारे लोकल ठेलों पे मिल रहे होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। पैकेज तेल डेफिनेटली जिस तरह से फ़रा ने बताया कि हम ये सारे जो वेजिटेबल बेस्ड ऑयल्स हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। घी, ख़ासतौर पे वो घी जो कमर्शियली अवेलेबल जो देसी घी नहीं है उनको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। दूसरा, तेल के हवाले से ये है कि आप कोई भी तेल अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को डीप फ्राइंग के लिए जो देसी हमारा मेथड ऑफ कुकिंग है उसके लिए डेफिनेटली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरह से आप उसकी पूरी खुसूसियात ज़ाया कर रहे होते हैं और कोई फ़ायदा है नहीं उसका इस्तेमाल करने में। कनोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सारे ऑयल्स आप बहुत ईजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़रा, आप बहुत सारे पेशेंट ख़ास तौर पे ऑलिव ऑयल के बारे में पूछते हैं कि क्या वो बेहतर है या कनोला बेहतर है, तो उनको क्या बताया जाए? वो तो असल में ना बाहर के मुल्कों में ऑलिव ऑयल वगैरह बहुत वैसे ही इस्तेमाल होता है, और कुकिंग मेथड की जैसे मैंने बात की तो उनके बहुत तेज़ आंच पे खाने नहीं बनते हैं। हमारे क्योंकि खाने बहुत डीप फ्राई, बहुत उसमें कुकिंग टाइम और ये सब जाता है, तो ऑलिव ऑयल उसमें अपनी खुसूसियात खो देता है।
सो बेनिफिट जो ऑलिव ऑयल का आपको मिलेगा वो ऊपर से मिलता है, जैसे कि हम सैलड्स पे यूज़ कर लिया या हमने हल्के फुल्की ब्रशिंग कर ली इन बारबेक्यू या उसमें, तो बेनिफिट उसमें है। लेकिन जो मेजर कुकिंग हम की हो रही है तो वो बेहतर ज़रूरी है कि कनोला, सोया या सनफ्लावर वाले ऑयल्स में हो। राइट, ओके, सो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि सलीमा से है। तो सलीमा ये बताएं कि आपके घर में पैकेज फूड वैसे इस्तेमाल होता है? होता है, नगेट्स और पराठे, इसके अलावा तो नहीं। अच्छा, तो और आप का ये जो फास्ट फूड होता है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या करना चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? क्या आप इस्तेमाल करती हैं? शौकीन हूँ उसकी। अच्छा। वैसे तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन करती हूँ क्योंकि उसके बगैर जायका नहीं। 15 दिन में एक दफ़ा लेकिन करती हूँ। ठीक है, तो फ़रा फास्ट फूड के शौकीन जो होते हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं और जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो फिर किस तरह मैनेज करें और क्या कोई गुंजाइश है फास्ट फूड की? अच्छा, उसमें जैसे इन्होंने कहा कि फ़ास्ट फूड मतलब हम ये कहते हैं कि हफ्ते में एक आध दफ़ा जैसे आपने कोई एक मील ऐसा ले लिया, जैसे कि दोपहर का खाना है या रात, एक ही दिन में सारी नहीं करनी कि सुबह नाश्ते से जो स्टार्ट हुआ कि हलवा पूरी हो गई, उसके बाद जो है वो बाज़ार के बर्गर एंड देन फिर किसी नहारी और उस पर आके एंड हुआ, तो वो चीज़ नहीं करनी है। इसी तरह जैसे बाज़ार में आप जब जाओ या खाने की ऑप्शंस लेते हैं तो सॉसेस वगैरह कम कर लें जो एड-ऑन्स हैं, क्योंकि जो बारबेक्यू सॉस, मस्टर्ड सॉस जो फ्लेवर के लिए यूज़ हो रहा है उसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो टेस्ट के लिए बेसिकली दिया जाता है। तो आप जब जा रहे हैं बाज़ार के खाना खाने तो आप सेंसिबली जैसे बारबेक्यू, बेक, स्टीम आइटम प्रेफर कर सकते हैं, तो वो आपका लेस उसमें वो टेस्ट और फ्लेवर्स यूज़ होते हैं, और 15 डेज़ में एक आध मील ऐसा ले सकते हैं। ठीक, सो ये आई थिंक जो फास्ट फूड लवर्स हैं और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए एक साइन ऑफ रिलीफ है कि वो हफ्ता 10 दिन में एक मील ले सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी अ डेली थिंग। ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है सबसे जो चीपली अवेलेबल और इजीली अवेलेबल होता है, आते जाते फ्राइज़ ले लिए, बट रिमेंबर फ्राइज़ हैव हाई सॉल्ट कंटेंट टू, बिकॉज उसमें अक्सर ऊपर से स्प्रिंकल करके जो है ना उसका सोडियम कंटेंट काफ़ी हाई हो जाता है। गुलजार साहब, फलों के बारे में आपका क्या ख्याल है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में फलों का इस्तेमाल कैसा होता है? क्या किसी फल से एहतियात करनी चाहिए या सब्जियों का इस्तेमाल कैसा होता है? कोई भी चीज़ अगर कोई ज़्यादा खाई जाए लिमिट से, एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, चाहे फ्रूट होए चाहे कोई भी चीज़ होए, वो नुकसानदायक होती है। जैसे खाली नमक नुकसानदायक नहीं होता है, तेल हमारे लिए नुकसान नहीं होता है, फ्रूट भी जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो मेरे ख्याल में ब्लड प्रेशर के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ हमने ऐड नहीं की, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये भी ज़्यादा नुकसानदायक है ब्लड प्रेशर के लिए, जिसमें सोडियम होती है, क्लोरीन होती है, सारी चीज़ें होती हैं, ये नुकसानदायक होती है। कोल्ड ड्रिंक में सोडियम होता है? इतना नहीं होता, लेकिन इसमें ज़्यादातर जैसे वो हम कहते हैं ना हाजमे के लिए हम कोई हाजमोला टाइप चीज़ें खा रहे हैं तो वो बंद करनी चाहिए। अच्छा, उसमें भी सॉल्ट उसमें कंटेंट सोडियम, ज़्यादा होता है। उसमें काला नमक ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाजमोला में आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स अ ब्रांड, बट या जिस तरह की भी जो हम हाजमे के निज़ाम के लिए कोई भी काला चूरन नमक, या हाँ, कोई भी काला ऐसी नमक चीज़ तो लेते हैं, बहुत काला ही नमक वगैरह। फेमस टोटका है हमारे बड़े बूढ़ों का कि कुछ भी हो काला नमक सबसे पहले खा लो। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स में भी यूजुअली लोग स्प्रिंकल करके सॉल्ट को लेते हैं इवन इंडाइजेशन डाइट के लिए। ड्रिंक्स हैज़ दिस अमाउंट, डाइट ड्रिंक्स में भी। इंटरेस्टिंग, सो कोल्ड ड्रिंक में भी लोग स्प्रिंकल करके खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में चाय में चीनी नहीं बल्कि नमक डालते हैं, तो उन सब लोगों को भी अपना सॉल्ट कंटेंट जो है वो कम करने की ज़रूरत है। ओके, सो सलीमा ये बताएं कि आजकल क्योंकि टीवी का एक्सेस बहुत आसान है, सो बहुत सारे शो में मुख्तलिफ़ टोटकों के बारे में बात होती है, कद्दू का इस्तेमाल बढ़ा दें या गोभी का इस्तेमाल बढ़ा दें या फ़लानी जड़ी बूटी खा लें, तो आपने कभी वो ट्राई किया? उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है? ट्राई तो नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि कड़ी पत्ते जो है वो निहार मुँह खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। असल में डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज़ है दवाइयाँ या हकीमी चीज़ों से बढ़कर ये बताया नहीं, लाइफ मॉडिफिकेशन जो है, जिसमें कुछ चीज़ों से परहेज़ करना और एक्सरसाइज, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम तेल
वाली चीज़ें, चिकनाइली चीज़ें, नमक कम इस्तेमाल करें और खुद ब खुद जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। एक्सरसाइज अपने हिसाब से करते रहें तो फर्क। बाकी हकीमी चीज़ें, दवाएं तो सेकंड मेरे ख्याल में है, पहले तो लाइट मॉडिफिकेशन जो है ज़रूरी है। इन चीज़ों में का एहतियात करें। बिल्कुल, गुलजार साहब ने बिल्कुल सही कहा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मुराद यही है कि एक्सरसाइज रोज़ाना की जाए और फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, नमक का इस्तेमाल कम किया जाए। तो फ़रा, क्या तमाम फल खा सकता है हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़, और कितने मिनिमम फल रोज़ाना खाने चाहिए ऐसे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को? अच्छा, जो फलों में और या सब्जियों की जैसे हम बात करें तो उसमें पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होता है, और पोटेशियम का बेनिफिट ये है कि वो आपकी ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स, और सोडियम को आपके एक्सेस अमाउंट में अगर होगा तो वो उसको थोड़ा बहुत रिड्यूस करता है अगर पोटेशियम की मकदार आपकी ज़्यादा हो। तो सारे फल और सब्जियों में पोटेशियम की मकदार ज़्यादा है, और जो सर्विंग आप पूरे दिन में रख सकते हैं, ये सिर्फ उनके लिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, जिसमें डायबिटीज़ शामिल नहीं है, तो वो 3 से 4, 4 से 5 फल और सब्जियां मिला के शामिल कर सकते हैं पूरे दिन में। तो उससे मुराद एक केला आपने ले लिया, एक आड़ू ले लिया, जो फल हम काट के खाते हैं। मौसम में जैसे अभी आम है तो आम में भी पोटेशियम अच्छा कंटेंट है, उसका कंटेंट उसमें अच्छा है। इसी तरह सर्दियों में जैसे कीनू मौसम्बी आते हैं, तो अगर आप वैसे बात करें तो हर मौसम में उसके लिहाज से जो फ्रूट है उसमें पोटेशियम अच्छा ही है अपने, और केला तो हर सीज़न में ही है, तो आप हर फल वगैरह खा सकते हैं। बस कोशिश करें, हमारे वहाँ एक रिचुअल है कि अक्सर जैसे हमने फ्रूट चाट वगैरह बनाई तो हमने उसके ऊपर चीनी डाल दी, हमने जो है वो जूस के साथ उसको मिक्स इन कर दिया, चाट मसाले, रूह अफ़ज़ा या फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं। तो जो भी नेचुरल सोर्स है उसको वैसे ही खाएं, जो भी फल है उसको वैसे ही लें, जूस वगैरह मिल्क शेक की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका वज़न बढ़ाने में ज़्यादा काम करेगा। जो उसका अपना बेनिफिट है कि उसका फ़ाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पोटेशियम है, वो आपका फिर नहीं मिल पाता है। बहुत सारे पेशेंट्स ये भी सवाल करते हैं, हम जूस बना के खा लें, पी लें, हम शेक बना के पी लें, तो इसमें आप ज़रा गाइड करें ऑडियंस को कि ठोस फल खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या शेक बना के या जूस बना के पीना? अच्छा, जो फाइबर है बेसिकली हम बात करते हैं, तो जूस में जब हम उसका जूस निकालते हैं तो वो एक फल का तो एक गिलास में निकलता नहीं है, उस कम से कम भी आपको 2 से 3 चाहिए होते हैं, तो फाइबर उसका पीछे रह जाता है। फिर ज़्यादातर जो हम कहते हैं ना कि शुगर, जो नेचुरल शुगर है, वो भी मकदार उसकी बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि अगर आपको जूस या मिल्क शेक की फॉर्म लेनी भी है तो सिर्फ एक नेचुरल फूड जिसमें सिर्फ वो फ्रूट, दूध, दही या पानी शामिल हो, कोई एक्स्ट्रा चीनी एडिड जो शुगर है वो शामिल ना हो। तो वो भी कम से कम कोशिश करें कि दिन भर में 1 गिलास अगर ले लिया कि जस्ट आपको एनर्जी चाहिए या थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो गया। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि जब तक आपके दांत हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं तो हर चीज़ चबा के खाएं। बिल्कुल। सो ठोस फल खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है सेहत के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, इवन शुगर के लिए लिमिटेड फल। ये आप दोनों से ही सवाल है कि बहुत, जैसे ये इन्होंने कहा कड़ी पत्ता के बारे में, और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं क्योंकि मैं हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करती हूँ, और इसमें हमारे पास अक्सर पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिन्होंने ख़ुद से कोई नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और होता ये है कि कुछ टाइम बाद या तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है या फिर बहुत हाई हो जाता है, और वो उस हालत में हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है उनको। तो इनके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? बिकॉज़ आई एम श्योर कि कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ भी होगा, तो इसमें आपकी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है? अच्छा, मेरे पास कुछ बेसिक हर्ब्स हैं जो कि शायद अल्टीमेटली सभी ने इस्तेमाल किए हुए होंगे या सबने सुने हुए भी होंगे। जैसे तुलसी का पत्ता हो गया, एक दालचीनी हो गई जिसको हम सिनेमन, उसके बाद अजवाइन, इसी तरह जो है वो करी पत्ता जैसे आपने कहा, तो ज़ीरा। तो ये वो कुछ हर्ब्स हैं जिनका ज़रूरी नहीं कि हम जितने लोग बैठे हुए हैं सबको बेनिफिट इक्वली मिले। हो सकता है कि किसी को 10% फ़ायदा हो गया हो लेकिन किसी को 0% है। फिर मकदार कितनी आपने ली, जैसे कोविड के टाइम पे सना मक्की बहुत मशहूर हुई थी और उसका डायरेटिक लेग्जेटिव अफेक्ट था, तो उसने तो और ब्लड प्रेशर्स भी, क्योंकि डायरिया शुरू हो गया तो उसमें फिर और इलेक्ट्रोलाइट्स, नमकियात माइनस हो गए थे। तो हर चीज़ का जो फ़ायदा है वो कभी कभार नुकसान भी हो जाता है अगर आप उसको एक हद से ज़्यादा लें। तो एक तो सारी जड़ी बूटियाँ या जितनी भी हर्ब्स हैं उनको मिला के नहीं लेना, क्योंकि कभी कभार इन्हीं का ही इंटरेक्शन हो जाता है और साइड इफ़ेक्ट में तब्दील हो जाता है। तो एट अ टाइम एक ही चीज़ करें और पहले ख़ुद रिसर्च कर लें, उसके बाद इस्तेमाल करें।
या किसी से मशवरा ज़रूर करें। तुबा, आपके कोई थॉट्स इस पे? बिल्कुल, मैं फ़राह से बिल्कुल एग्री करूँगी। असल में हर चीज़ की ना एक टॉक्सिकोलॉजिकल वैल्यू होती है और वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कोई चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही हो, वो आपको या किसी और को फ़ायदा ना दे। तो मेरा मशवरा यही होगा कि इस तरह के टोटकों से इज्तनाब बरतना चाहिए, बिकॉज़ हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ कैसे रिएक्ट करेगी। फिर हम अगेन मल्टीपल चीज़ों के साथ उसको मिक्स करके खा रहे हैं तो उसका इंटरैक्शन अलग हो जाता है। खाने में भी अगर कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो ये सारे अज्जा मिलके एक नया रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए इन सब चीज़ों से। ये आई थिंक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फ़राह और डॉक्टर तुबा दोनों ने बताए। एक तो ये कि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिक्स करके ना खाएं, क्योंकि ये इंटरेक्शन वाली जो बात है ना, इसके ये हमने बहुत देखे हैं। अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने कोई नया नुस्खा स्टार्ट किया और वो हमारे पास एक्चुअली फिर बहुत हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर के साथ लैंड करते हैं। और जैसे ये जड़ी बूटियों का असर ख़त्म होता है, फिर दोनों चीज़ें जो हैं वो इनकी ड्रॉप हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर भी और शुगर भी। और दूसरी चीज़ जो तुबा ने कही वो ख़ास तौर पे ये कि अगर कोई चीज़ मुझे फ़ायदा कर रही है तो हो सकता है आपको ना फ़ायदा करे, तो इसलिए इन चीज़ों में बहुत एहतियात बरतें। और सिर्फ वो जो एक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है कि उसको फ़ायदा हुआ है तो मुझे भी होगा, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये बात सही हो। गुलजार साहब, आपके और कोई सवाल हमारे फूड एक्सपर्ट से? तकरीबन डॉक्टर साहब ने बताई चीज़ें, वो हमने ऐड कर ली अपने मकसद चेंजिंग में। कोशिश करेंगे कि उसको भी फॉलो करेंगे, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है बाकी जो रह गई हो। अच्छा सलीमा, आपने कोई और सवाल करना हो? मेरा एक सवाल है फ़राह से। चूँकि मेरी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, तो कुछ लोगों का पता नहीं मिथ है कि क्या है कि सब्जियों में हमें पालक और बैंगन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी वो इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं उनका मिथ है क्या है, हाइपरटेंसिव हो जाते हैं। अच्छा, वैसे तो सब्ज़ी और फलों में मतलब ये कि शायद पालक में हो सकता है कि जी नमक की मकदार ज़्यादा और इस वजह से हमारी कुकिंग का जो टाइम पीरियड है वो भी बहुत ज़रूरी है। बट ऐसी वाली सूरतों में जिन सब्जियों में अपना नमक थोड़ा ज़्यादा हो तो यही कहा जाता है कि बहुत ऊपर से नमक में सोख करने की ज़रूरत नहीं है, नमक की मकदार आप कम कर लें। एक चीज़ जो हम अक्सर ज़िक्र नहीं करते और हमारे पाकिस्तानी खानों में बहुत शामिल है वो है अचार और चटनियाँ, जिसमें जिसको हम शायद शामिल भी नहीं करते और हम काउंट भी नहीं करते, लेकिन वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने में ज़्यादा उनका नंबर आगे होता है। सो कोशिश करें कि कमर्शियली प्रिपेयर तो बिल्कुल भी आप किसी भी किस्म के ये अचार वगैरह जो प्रिपेयर हुए हुए हैं, ख़ासतौर पे जो चटनीज़ भी अब कमर्शियली प्रिपेयर होकर मिल रही हैं वो ना करें। घर की बनी हुई कोई भी ऐसी चीज़ है उसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो विनीगर जो सिरका है उसमें डिप हुई हुई कोई प्याज, हरी मिर्च, इसका इस्तेमाल आप जायके के लिए कर सकते हैं। सो वो अचार वगैरह से बेहतर है कि सोडियम का कंटेंट उसमें भी कम हो। तो फ़राह, आप कह रही हैं कि अचार घर में बनाएं और फिर इस्तेमाल करें? वो बहुत ईजी है सिरके वाला। अच्छा, एक चीज़ मैं और पिछले सवाल से मुतालिक आई वुड लाइक टू कैरी ऑन कि मेडिकल रिसर्च जो है, जैसे ख़ास तौर पे जो सब्ज़ियों से रिलेटेड है, जैसे कुछ लोगों का बहुत आम ये नॉलेज की बेस पे है कि जो सब्ज़ियां ज़मीन के ऊपर उगती हैं, जैसे गोभी है और गोभी की मुख्तलिफ़ मकदार हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है और इनका वाफिर मकदार में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुछ बहुत स्मॉल स्टडीज़ हुई हैं इन चीज़ों पे, मतलब समझ लें कि 20-30 लोगों पे, कोई बड़े ट्रायल्स नहीं हुए। तो हम मेडिकल रिसर्च में जनरली इसी तरह होता है कि जब तक कोई बड़े ट्रायल्स या बड़ी रिसर्च ना हुई हो तब तक वो चीज़ दवा के तौर पे यूज़ नहीं होती और हम ये नहीं कह सकते कि ये सबको मदद करेगी। लेकिन ऐसी बहुत स्मॉल बेस पे स्टडीज़ हुई हुई हैं जिसमें लोगों ने कंपेयर किया है गोभी के इस्तेमाल को वर्सेस नॉर्मल विदाउट गोभी के इस्तेमाल। सो अगेन आई थिंक मैं उसी बात पे आऊँगी कि अगर कोई चीज़ आपको फ़ायदा कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाले को भी करे। तो इसमें एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए। और बहुत सारे पेशेंट्स रिलीजियसली विदाउट थिंकिंग, सिर्फ इस सोच में कि दूसरे को फ़ायदा हुआ है तो मुझे भी होगा, वो मुसलसल 2-2, 3-3 हफ्ते इस्तेमाल करते हैं और फिर कभी कभी वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं जिसमें अचानक ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो होना या ज़्यादा शुगर लो होना भी शामिल हो सकता है।
और कोई ख़ास मैसेज फ़रा, हम प्रोग्राम के एंड पे अब पहुंचने वाले हैं, जो आप ऑडियंस को देना चाहें एडिशनली? अच्छा, इसमें तो बस ये ख्याल रखना है कि आपके घर में एक तो चक्की वाले आटे की रोटी या फिर ब्राउन या जितनी भी जो होल ग्रेन बेसिकली चीज़ें हैं वो इस्तेमाल हों। जैसे हम दूध या दूध की बनी हुई अशिया की बात करते हैं तो उसमें अब आपके पास मार्केट में कोशिश करें कि मलाई और बलाई के बगैर वाला दूध और दही का इस्तेमाल करें। फल और सब्ज़ियाँ, ज़रूरी नहीं है कि सब्ज़ियाँ हम सिर्फ पकाने में ही इस्तेमाल करें, हम सैलेड की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें खीरा, गाजर, सलाद का पत्ता, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो कोशिश करें कि बहुत हाई फाई ना भी हो, एक सलाद का 2 सलाद के पत्ते ज़रूर आपके लंच और डिनर में से शामिल हों। और कोशिश करें कि अपने आप को बहुत भूखा रख के खाना मत खाएं, क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि समटाइम्स अगर चाहे वो वर्किंग लोग हों चाहे वो नॉन वर्किंग लोग हों, जब आप बहुत देर के लिए फास्टिंग टाइम में चले जाते हैं तो फिर वो जो एक टाइम बचता है उसमें जो मिलता है, जैसा मिलता है, चाहे वो बाज़ार के खाने हों चाहे वो घर का ही हो, तो वो फिर उस वक्त सॉल्ट की क्रेविंग ज़्यादा होगी या फिर मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि उस तक अपने आप को ना लेके आएँ और पानी का इस्तेमाल रखें ताकि वो फिर आपके जो एक होता है ना ड्राई माउथ में बेसिकली जो क्रेविंग्स बढ़ेंगे, भूख लगने की जो चीज़ होती है वो उसको भी बेहतर करता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल फ़रा मेरा कि जो पेशेंट्स जिनका वज़न ज़्यादा होता है और जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनको जनरली किस तरह की खुराक फ़ॉलो करनी चाहिए? बिकॉज़ ज़ाहिर है वेट अगर शायद उनका कम हो तो ब्लड प्रेशर भी अच्छा कंट्रोल हो जाए। अच्छा, उसमें तो पहले बेसिकली होता है कि वो पहले कितना खा रहे थे, उस हिसाब से उसको माइनस करते करते, ये नहीं कि पूरा ही, एक तो बॉइल्ड खानों का लोगों को लगता है कॉन्सेप्ट कि अब हम शायद थोड़ा बॉइल्ड खाएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो पहली जो लाइन के वेट कम करना है उसमें पहली चीज़ ये कि अगर आप पहले जहाँ 2 चपाती खा रहे थे आप उसको 1 पे लेके आएँ, जहाँ आप बहुत गैप से खा रहे थे, बाज़ार के खाने ज़्यादा थे, उसको कम कर लें। अमूमन ये जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो अक्सर ऐसे वाले लोगों में पानी की इंटेक का कम होता है, पानी कम पी रहे होते हैं और वो कोल्ड ड्रिंक्स या कोई और ऐसे फ्लूइड्स का मिकदार ज़्यादा ले रहे होते हैं। सो उसको भी जब कट डाउन करें तो अल्टीमेटली जब आपका वज़न नीचे जाएगा तो ये हाइपरटेंशन हो या ये वाले जो मेटाबॉलिक बेसिकली जो हम केसेस कहते हैं वो उससे बेनिफिट मिलता है, उससे बेहतरीन रिज़ल्ट आते हैं। ठीक, बिल्कुल। सो वेट लॉस के लिए आपको बेसिकली अपना कार्बोहाइड्रेट, रोटी के कंटेंट को कम करने की ज़रूरत है। मीठा लोग को बिल्कुल सही कह रही हैं फ़रा कि कुछ लोग जो है ना वो 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं पूरे दिन में, लेकिन 1.5 लीटर पानी नहीं पीते। तो आम इस्तेमाल में कम से कम 1.5 लीटर पानी ज़रूर होना चाहिए आपकी रोज़ की खुराक में। तुबा, आप कोई फ़ाइनल मैसेज देना चाहें ऑडियंस को पैकेज्ड फूड से या और क्या एहतियात बरतें हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जब वो अपना खाना ख़रीदने जाएं बाज़ार? देखिए, वैसे तो पैकेज फूड्स में कोई ऐसा हार्म नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स हैं जिसमें तैयार शुदा जो रेडी टू ईट स्नैक्स होते हैं उनको हम भी रिकमेंड नहीं करते कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, मतलब डेली उसमें। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए मैंने जिससे पहले बताया था कि वो सोडियम कंटेंट ज़रूर देखें, लेबल देखें पीछे और उसमें सोडियम कंटेंट देखें। अगर लेस देन 140 मिलीग्राम पर सर्विंग है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, मगर ये कि अगर ज़्यादा है तो वो उससे इज्तनाब बरतें। दूसरा, थोड़ी सी ऑयल के बारे में एक बात हमने की थी, तो हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम ऑयल को बार बार रीहीट करते हैं, मतलब एक फ्राइंग हुई, 2 फ्राइंग हुई, तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड कि आप 2 फ्राइंग से ज़्यादा ऑयल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, रिकमेंडेशंस में तो ये आता है कि उस ऑयल को हम डिस्कार्ड कर दें, लेकिन ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं कर सकते। तो एक तो ये कि फ्राइंग वैसे ही कम करें अपनी लाइफ में, और दूसरी बात, अगर आपने एक तेल में 1 से 2 दफ़ा फ्राइंग कर ली है तो उसको फिर आप अपने खाने में कंज्यूम कर लें। ठीक है, कुछ लोग इस तरह भी करते हैं, मैंने ये प्रैक्टिसेस देखी हैं कि वो तेल में फ्राइंग कर रहे हैं, फिर उसमें और नया तेल डाला, फिर दोबारा फ्राइंग की। तो ये नए और पुराने तेल को भी बिल्कुल मिक्स नहीं करना चाहिए, इससे आपके पूरी ओवरऑल क्वालिटी आप ख़राब करते हैं ऑयल की। बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है और ये बहुत सारे घरों में होता है कि तेल को पहली दफ़ा पका के डिस्कार्ड नहीं किया जाता और ये सेहत के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सो इसके साथ ही हम आज के प्रोग्राम में को ख़त्म करें। एक फ़ाइनल इंफॉर्मेटरी प्रेजेंटेशन है फ़रा की जानिब से, जिसमें वो आपको बताएंगी कुछ पिक्चर्स की मदद से कि क्या ख़ुराक इस्तेमाल की जाए और क्या ना इस्तेमाल की जाए, ताकि आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाए कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को क्या इस्तेमाल करना चाहिए। ओवर टू यू फ़रा। जैसे अभी हमने इतनी देर पैनल डिस्कशन किया विद पेशेंट्स के डाइट को कैसे मॉडिफाई करना है कि ब्लड प्रेशर के जो मेडिसिन्स हैं और जो इनको ये चांसेस हैं कि ब्लड प्रेशर हम कैसे रोक सकते हैं कि हमारे ख़ानदान में अगर बहुत कॉमन है तो हम वो कौन सी डाइट फॉलो करें कि हम बीपी को कंट्रोल भी कर सकें और हाइपरटेंशन से बचा भी जा सके। सो अभी वो कुछ पॉइंटर्स हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि वो डाइट में कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप इन चीज़ों से बच जाएँ।
जो डैश डाइट कहा जाता है, बेसिकली इसका जो पूरा अगर मैं खोल के बताऊं तो डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। बेसिकली वो कौन सी ग़िज़ा की जो आपने ख्याल करने हैं कि आप हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। उसमें पहली चीज़ ये है कि आपने चक्की वाले आटों में जिसमें भूसी ज़्यादा होती है, आजकल मार्केट में आपके पास जो जौ का आटा है, जो बाजरे का आटा है, या चक्की वाले आटे की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करना है। बेकरी के प्रोडक्ट्स जिसमें मैदे से ज़्यादा चीज़ें बनी हुई होती हैं उनका इस्तेमाल कम से कम रखना है। जो दही या दूध है वो आपने मलाई और बलाई के बग़ैर इस्तेमाल करना है, ठीक है। कोशिश करें कि फल और सब्ज़ियों की मक़दार अपने खाने में ज़्यादा रखें और वो नॉर्मल जो रॉ फ्रूट है उसको वैसे ही खाया जाए। जूस और मिल्क शेक में कम से कम इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह जो मार्केट में कमर्शियली प्रोसेस फूड आपको मिलते हैं, जो रेडीली अवेलेबल हैं, जो रेडी टू कुक हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करें। जो एग है उसको रोज़ ले सकते हैं। चिकन और फ़िश का इस्तेमाल रोज़ रखें, और बीफ और मटन चर्बी के बग़ैर 1 से 2 बोटी या 1 हाथ के बराबर कबाब हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल जो हमारी प्लेट होती है उसकी कुछ मकदार का यहाँ पे डिपिक्शन दी गई है कि आपकी एक प्लेट कैसे हो सकती है। तो कोशिश करें कि आपकी प्लेट का जो 50% हिस्सा है वो आपकी सलाद या फल का कोई उसमें चीज़ शामिल हो, और कोशिश करें कि उसमें इसी तरह जैसे चक्की वाले आटे की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल हों। जो उसमें 30 या 20% है उसमें आपका गोश्त का हिस्सा हो। जो तेल वाली या जो मीठे वाली चीज़ें हैं वो कोशिश करें कि बिल्कुल कम से कम हो। जो एडिड शुगर का इस्तेमाल है अपने खानों में, चाहे वो चाय की चीनी ही क्यों हो, वो आपने कम से कम रखनी है। और कोशिश करें कि बघार और जो हम डीप फ्राई के लिए ऑयल या घी का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल खानों में कम से कम किया जाए। इसी तरह बाज़ार की बनाई हुई जो प्रिपेयर आपकी जो स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, उनको कोशिश करें कि कम से कम रखें। अपने आप को बहुत देर के लिए भूखा ना रखें, क्योंकि अक्सर उसमें क्या होता है कि या तो आपको बहुत सॉल्ट की क्रेविंग होती है या आपको बहुत मीठे की क्रेविंग होती है। तो कोशिश करें कि इनका इस्तेमाल ना करें। जो हम सॉल्ट छिड़क के डालते हैं, जैसे ऊपर से डाला, अंडे पे डाला, किसी सलाद पे डाला, इसका इस्तेमाल कम से कम रखना है। और साथ ही साथ चाट मसाले और काला नमक का इस्तेमाल भी कम रखना है। और कोशिश करें कि पूरे दिन में जो आपका खानों में नमक इस्तेमाल हो रहा है वो लेस देन 2 ग्राम्स, जो कि 1 चाय का 1/4 हिस्सा है, उतना इस्तेमाल हो। नमक कौन सा इस्तेमाल करना है खानों में, उसमें आपके पास आयोडाइज या पिंक सॉल्ट का ऑप्शन है। कोशिश करें कि मार्केट में नो सोडियम के नाम से जो सॉल्ट मिलते हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि उसमें पोटेशियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है जो कि आपकी किडनीज़ के लिए ख़राब है। तो कोशिश करें कि वो ये सोच के इस्तेमाल ना करें कि वो आपके ब्लड प्रेशर को कंप्लीट करेगा या बेहतर करेगा, बल्कि वो आपकी किडनीज़ को भी ख़राब कर सकता है। नमक की जैसे बात की कि कितना इस्तेमाल किया जा सकता है या हम एक लेबल रीडिंग करते हैं, तो कोशिश करें कि फल सब्जियां जो कैन, जो बेसिकली जो फ्रोज़न फल सब्जियां होती हैं या कैन फूड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करें। और जो मौसम की आपकी ताज़ा फल और सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। इसी तरह जैसे जो बेकरी के आइटम्स हैं, क्योंकि उसमें भी सोडियम ज़्यादा होता है, तो वो आपने लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल करना है। हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा रख सकते हैं जिसमें आप कोई फ़ास्ट फूड एंजॉय करें। और बाज़ार में जितने भी ये सॉसेज या इस तरह की जो टेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, उसमें सोडियम की मकदार सबसे ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि इनका इस्तेमाल कम से कम करें। अपने खाने को नमक के बगैर कैसे जायका दे सकते हैं, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हमने जब नमक कम किया तो खाने से टेस्ट चला गया है। तो उसमें आप नींबू, विनेगर या फिर आप हल्की फुल्की जो ताज़ा आपने किसी यखनी वगैरह का प्रिपरेशन की जिसमें कोई सॉल्ट नहीं है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप जो फ्रेश हर्ब्स हैं जैसे कि गार्लिक और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप अपने खानों में ऐड करें। जैसे हमने अचार चटनियों की बात की, तो अचार चटनियों से बेहतर है कि सिरके में बनी हुई कोई ऐसी चीज़ है वो आपको सेम ही टेस्ट देगी, जो खटास चाहिए वो देगी, बट उसमें सोडियम का कंटेंट नहीं होगा, सोडियम ज़्यादा नहीं होगा। तो इन चीज़ों से आप अपने खाने में टेस्ट दे सकते हैं। कुकिंग मेथड को चेंज करना है, कोशिश करें बहुत डीप फ्राई आइटम्स, बहुत खानों को भूनना नहीं है, क्योंकि उसमें अपनी जो एक फ़ूड की क्वालिटी है वो भी ख़राब हो जाती है। कोशिश करें कि स्टीम, ग्रिल या बारबेक्यू आइटम्स का इस्तेमाल करें। इसी तरह कहीं फैमिली के साथ भी आउटिंग हो रही है तो कोशिश करें कि फ़ास्ट फूड से ऑप्शन ज़्यादा बेहतर आपका बारबेक्यू या ग्रिल बेक आइटम है। तो आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं एंड वही टाइम आप अपनी हेल्दी चॉइसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आज के हाइपरटेंशन डायलॉग के प्रोग्राम नंबर 2 के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं।
सो आज हमने बहुत सारी नई बातें सीखी, अमूमन उम्मीद है अपने नाजरीन को भी सिखाई होंगी। रोज़ाना की बुनियाद पे फल का इस्तेमाल करें, नमक ऊपर से छिड़क के ना खाएं। अंडा रोज़ाना एक इस्तेमाल किया जा सकता है जर्दी के साथ, प्रोवाइडेड आप उसके ऊपर नमक ना छिड़कें। मुर्गी और मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गाय और मटन का गोश्त जो है वो आप हफ्ते में एक आध दफ़ा ले सकते हैं। तेल आप जो भी इस्तेमाल करें उसको कम इस्तेमाल करें और उसको बार बार रीहीट ना करें। इसके साथ ही आप सबका बहुत शुक्रिया, और मैं अपने मेहमान सलीमा और गुलजार साहब और ख़ास तौर पे अपने एक्सपर्ट्स तूबा और फ़रह की शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने डाइट और हाइपरटेंशन के बारे में हमारी नॉलेज में इतना इजाफ़ा किया। खुदा हाफिज़ और अपना ख्याल रखिए।